नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया बुक में दिया हुआ बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल पहला ऐसा चैनल है जिसमें प्रैक्टिस सेट का पूरे लगातार 100% सॉल्यूशन किया जाता है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि छाया मंत्रिमंडल किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है। छाया मंत्रिमंडल किस देश की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन का। छाया मंत्रिमंडल से तात्पर्य है संसदीय प्रणाली में विपक्षी दल के नेता के नेतृत्व में गठित एक प्रवक्ताओं के समूह से है। इस समूह के सदस्य मंत्रियों कामकाज की समीक्षा करता है। यह ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था की खास जो विशेषता है। अगला है भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118(4) के तहत संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है, जबकि अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक से इतर किसी विधेयक पर असहमति होने पर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। दोनों में ये खास अंतर है। वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान सूची में सूचीबद्ध है। वन जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली सूची में सूचीबद्ध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में ये आता है वन। समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। अगला है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 500। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार 500 से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि न्यूनतम 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। अपवाद स्वरूप अगर देखते हैं तो सिक्किम राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 32 है, यह अपवाद है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत जो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करेगा तथा राज्य के जो कार्यों को प्रशासनिक जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगने पर उसे प्रदान करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, मजदूरों का संरक्षण। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी की नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, मद्यपान निषेध है, गोवध पर निषेध है, और कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। राष्ट्रपति द्वारा सभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 80(1) यानी क के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामांकन या मनोनयन कर सकता है, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित 12 सदस्य वे होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। NNP बराबर GNP माइनस ह्रास या NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल कटौती होगा। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। मुद्रा सभी प्रकार के परिसंपत्तियों में सबसे तरल संपत्ति इस अर्थ में है कि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है और इसका किसी दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से विनिमय किया जा सकता है। अगला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजार अर्थव्यवस्था से।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि बाजार के लिए उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व और पूंजी का निरंतर संचय है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, ये देखते हैं। तो अमाशय है जो अम्ल का स्त्रवण करता है, बिल्कुल सही। बड़ी आंत जल अवशोषण करता है, सही है। यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि, सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl में दोनों तत्वों N एवं Cl की संयोजकता 1 है, अतः इसका तुल्यांकी भार व आणविक भार जो है वो समान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंद ऑक्सीकरण के कारण। श्वेत फास्फोरस अधिक क्रियाशीलता के कारण वायु की ऑक्सीजन के साथ मंद गति से अभिक्रिया करके दीप्त हो जाता है, अतः इस प्रक्रिया को मंद दहन या मंद ऑक्सीकरण कहते हैं। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल अल्कोहल। CH3OH मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है। प्रोपेनॉल के अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो C3H7OH है। ब्यूटेनॉल का सूत्र कितना हो जाएगा? C4H9OH है। OH अल्कोहल का क्रियाशील ग्रुप है। क्लोरोमाइटिसिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, टाइफाइड। क्लोरोमाइसिटिन अनेक प्रकार के जीवाणु संक्रमणों के उपचार में सहायक होता है। यह मियादी बुखार या टाइफाइड में प्रभावकारी दवा है। इंसुलिन की सुई का प्रयोग डायबिटीज रोग में किया जाता है। टाइफाइड का परीक्षण कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बिडाल टेस्ट द्वारा किया जाता है। पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B3 के कमी से, जिसका नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन से नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग। विटामिन B2 के शरीर के भार में कमी आती है, साथ ही ओठ, जीभ और त्वचा में रूखापन आ जाता है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाली उष्मा के अंतरण को कहते हैं। आंसर हो जाएगा अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले उष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धाराओं के रूप में गर्म होने पर लंबतः ऊपर उठती है और आगे वायुमंडल की उष्मा को प्रसारित करती है। वायुमंडल के ऊर्ध्ववातन तापन की इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं, और उष्मा का संवहनी स्थानांतरण केवल क्षोभमंडल तक ही सीमित होता है। पृथ्वी सूर्य ताप द्वारा गर्म होने के बाद उष्मा को पृथ्वी के निकट वायुमंडलीय परतों तक दीर्घ तरंग के रूप में संचारित करती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रिक अम्ल। ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत होता है? आंसर हो जाएगा सी, 55% होता है। मानव के कुल आयतन में प्लाज्मा का भाग लगभग 55% होता है तथा शेष 45% रुधिर में कणिकाएं होती है। रुधिर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दे तो शेष भाग सीरम कहलाता है। काला जार ज्वर का संचरण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, सिकता मक्खी के काटने से। इस रोग से प्रभावित अंग पलीहा या तिल्ली है। इसके अतिरिक्त अस्थि मज्जा भी प्रभावित हो जाता है। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से फैलता है, और इसके लिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। नेक्स्ट है, धुआं किस प्रकार का विलयन का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस में ठोस। धुआं गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण है, जबकि वायु गैस में गैस का और कोहरा जो है गैस में द्रव का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, धुआं जो हमारे पास है वो क्या है? तो गैस में ठोस है। क्या है? गैस में ठोस है। और अगर बात करते हैं वायु के, तो वायु क्या है? तो गैस में गैस है। क्या है? गैस में गैस है। और अगर बात करते हैं कोहरा का, जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये गैस में द्रव का उदाहरण है। प्रकाश तरंगे होते हैं। आंसर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं। निम्नलिखित में कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है वो बायोगैस का प्रमुख घटक है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था?
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स प्लांक ने, जो जर्मनी के हैं, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर डी ब्रोगली है, जो फ्रांस के हैं, तरल यांत्रिकी सिद्धांत को प्रतिपादन किया। मोसले ब्रिटेन के आधुनिक आवास सारणी का नियम दिए हैं। और हेनरी बेकुरल, जो फ्रांस के हैं, रेडियो सक्रियता की खोज किए हैं। कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, फास्फोरिक अम्ल। कोका कोला में फास्फोरिक अम्ल मिला होता है। इसका फार्मूला होता है H3PO4। इसी की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है। अगर लैक्टिक अम्ल की बात करें तो खट्टा दूध, दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में, और नाइट्रिक अम्ल फिटकीरी और सोरा में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? आंसर हो जाएगा बी, विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो है बी और सी। और वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है ए है, डी है, ई है और के है। नेक्स्ट है, विषाणु में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। विषाणु में विशेषता होती है कि विषाणुओं में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों को संश्लेषण करने लगते हैं। इसमें डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो खाली स्थान द्वारा होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु। आँखों में होने वाली बीमारियों में एक ट्रेकोमा भी है जो एक संक्रामक बीमारी है, और यह क्लैमाइडिंग ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया जीवाणु के संक्रमण के कारण होती है। नेक्स्ट है, किसी उत्तोलक के लिए आंतरिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जिसमें आयास, आलम्ब एवं भार के बीच हो। यदि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तो आलम्ब एवं भार के बीच आयास होता है। यदि उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तो यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। किसान का हल, मनुष्य का हाथ, बंसी, चाकू एवं झाड़ू आदि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। नेक्स्ट है, किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ए, घटता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर, यह शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली क्या होता है, 1/, तापमान का प्रोपोर्शनल टू 1/, तापमान का होता है। पृष्ठ तनाव तापमान के बढ़ने से संसंजक बल कमजोर होता है, जिससे पृष्ठ तनाव का मान घटता है। लोकलांसेस सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। आंसर हो जाएगा बी, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। यह नाभिकीय विखंडन से नहीं है। न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करती है। एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना, ये सारे सही है। और यूरेनियम 235 का उपयोग होता है न्यूट्रॉन को बमबारी के लिए। इस पर किया जाता है यूरेनियम के नाभिक को खंडों को विभाजित करने के लिए। नाभिकीय विखंडन में क्या यूज होता है? तो यूरेनियम 235। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अगर चांदी का है तो इसका अयस्कॉर्ची है, हॉर्न सिल्वर। पारा की बात करें तो यह सिनेबार है। तांबा का क्यूप्राइट है और लेड का गैलेना। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टॉन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स ही उत्तरदायी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ए, ओजोन परत के क्षय को रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत को संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल जो है वो 1 जनवरी 1989 ईस्वी से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाला पदार्थ हो, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि का प्रयोग से हटाना है। नेक्स्ट प्रश्न, इंकाथा किस देश की प्रमुख जनजाति है? इंकाथा, आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका के। उत्तरी अमेरिका के कौन सा जनजाति प्रसिद्ध है? तो वो है रेड इंडियन। अगर कांगो बेसिन की अगर हम बात करें तो कौन सा है? तो वो है पिग्मीज। और न्यू गिनी की बात करते हैं तो कौन सा है? तो पपुआंस जनजाति जो है वो न्यू गिनी का है। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदरगाह क्षेत्र है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमायूं हिमालय। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित
हिमालय को कुमाई हिमालय के नाम से जाना जाता है और यह उत्तराखंड क्षेत्र में विस्तृत है। निम्नलिखित में कौन असत्य है, इसमें से बताना है कौन सा सत्य है। तो हेलिना स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ये असत्य है। भारत में विकसित ये टैंक रोधी जो है मिसाइल है। चिनकू अमेरिकी कंपनी बोइंग हेलीकॉप्टर है और बराक 8 DRDO बाय इजराइल द्वारा विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल है। और अगर हम पिनाक की बात करते हैं तो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट मिसाइल है। नेक्स्ट है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण काल में सर्वप्रथम मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और कृषि की खोज के साथ ही लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया। इसी कारण नवपाषाण काल की क्रांति के रूप में देखा जाता है। धौलावीरा और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थलें हैं। निम्नलिखित में कौन युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। शिक्षा उच्चारण विधि सही है। कल्प, कर्मकांड, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद जो है वो युद्ध कला, ये सुमेलित नहीं। छंद से तात्पर्य है पदों का चरणबद्ध तरीके से वर्णों को निश्चित मान के अनुसार लिखे जाने से, अतः इसका संबंध कविता की लेखन शैली से है, न कि युद्ध कला से है। वेद के मुख्यतः 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। इनके माध्यम से वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझने का प्रयास किया गया है, उन्हें वेदांग कहते हैं, जो इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। नेक्स्ट है, गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बढ़ते हुए अनुक्रम में है। तो आंसर हो जाएगा ग्राम, उससे बड़ा विधि, उसके बाद विषय, उसके बाद भुक्ति, उसके बाद जो है वो है राज्य है। गुप्त काल में राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था। भुक्तियाँ कई विषयों अर्थात जिले में विभाजित थी। पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय को विथियों में बांटा गया था और विथिय ग्रामों में विभाजित था। गौतम बुद्ध ने अपने किस शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद के। अपने प्रिय जो शिष्य था आनंद के कहने पर ही महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। बुद्ध की उपमाता जो मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी, संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वो महिलाएं थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। तबकात-ए-अकबरी किसने लिखी थी। तबकात-ए-अकबरी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निजामुद्दीन अहमद। तबकात-ए-अकबरी फारसी है में लिखा गया, निजामुद्दीन अहमद ने ये लिखी है। बहुत सी मुगल साहित्य है जिसके तारीख़ शेरशाही अब्बास सरबानी द्वारा, अकबरनामा अबुल फजल द्वारा, बाबरनामा बाबर के द्वारा और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति नहीं थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के लिए। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र विजयनगर बहमनी में टकराव की स्थिति में नहीं थी। 14वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 2 शताब्दियों का काल दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच प्रभुत्व के संघर्ष का इतिहास रहा। तुंगभद्रा का दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र तथा मराठवाड़ा प्रदेशों में इन दोनों के महान संघर्ष होते रहे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय निम्नलिखित में किस शासक को दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय को। किसे? कृष्णदेव राय को जाता है। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक था और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला में भी विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन करना है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ है वो कब हुआ था, तो 1792 में। संगोली की संधि कब हुआ था, 1816 ईस्वी में। संगोली की संधि 1816 ईस्वी में। मंगलौर की संधि जो हुआ था 1784 ईस्वी में। और राजपुर की संधि हुआ था कब, राजपुर घाट की संधि तो 1805 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राजपुर घाट की संधि इंदौर के यशवंतराव होलकर व अंग्रेजों के बीच एक शांति संधि थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। गदर पार्टी की अगर बात करें तो इनका संबंध किससे है, लाला हरदयाल से है। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अगर लाहौर षड्यंत्र की बात किया जाए तो यह संबंध है जतिन दास से संबंध है। और काकोरी षड्यंत्र की अगर हम बात करें तो यह संबंध है किनसे, तो राम प्रसाद बिस्मिल से। किनसे है, तो राम प्रसाद बिस्मिल से, जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन को काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को सफलतापूर्वक लूट लिया गया था। और चटगाम विद्रोह की बात करें तो यह है
सूर्यसेन से संबंधित 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन पर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में। 26 दिसंबर 1925 को मानवेंद्र नाथ रॉय के नेतृत्व में कानपुर में की गई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय के नेतृत्व में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1924 में मुजफ्फर अहमद और श्री प्रसाद अमरीश डांगे को कम्युनिस्ट विचारों के प्रचार के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्षता द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज शब्द का प्रयोग आधुनिक काल में सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने कहा कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए बंगाल विभाजन। कब? तो बंगाल विभाजन। ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसेप्टिक सोल्स। ICAR ने भारत में मिट्टियों को इंसेप्टिक सोल्स, एंटी सोल्स, एल्की सोल्स और बट्टी सोल्स के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसमें इंसेप्टिक सोल का कितना परसेंट है? तो 39.74% है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट को चुनना है। उष्ण कटिबंधीय वन में क्या है? तो वो साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में और कटीले वन जो है वो राजस्थान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 2, 1, 3। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से प्राथमिक प्रदूषक है? तो इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो सीधे मानवीय गतिविधियों के जरिए वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, और द्वितीय प्रदूषक वो होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के साथ क्रिया करके उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ परियोजनाएं हैं, एक तरफ राज है। अगर बात किया जाए उमियाम जल विद्युत परियोजना, तो उमियाम नदी पर जो है, और ये कहाँ है? तो ये मेघालय में है। अगर थौबल बहुउद्देशीय परियोजना थौबल नदी पर, और ये कहाँ है? तो ये हमारे पास है मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। और रंगोली सिंचाई परियोजना ब्राह्मणी नदी पे कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। और धनसिरी सिंचाई परियोजना कहाँ है? धनसिरी नदी पर असम में है। तो यहाँ पर सुमेलित 2 और 3 नहीं है। ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्नलिखित भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य 3 से भिन्न है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालुका स्तूप। कौन सा? बालुका स्तूप। निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम झील है? आंसर होगा ए कोडाई कनाल तमिलनाडु। कोडाई कनाल झील, जिसे कोडाई झील के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में एक मानव निर्मित झील है। इसे ब्रिटिश तथा अमेरिका के प्रारंभिक मिशनरियों द्वारा विकसित किया गया है। यह कोडाई कनाल का लोकप्रिय भौगोलिक स्थल है तथा पर्यटन का प्रमुख आकर्षण स्थल भी है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टीन उत्पादन के लिए। मलेशिया में जो है कौन घाटी? तो किंटा घाटी है टीन उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए समुद्र है। कौन सा है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो विशालतम है समुद्र। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्यूराइल की जलधारा। क्यूराइल की जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, और ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। क्यूरेशिया प्रशांत महासागर में है, गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा अंटार्कटिका महासागर में है, गर्म है। अगुलहास हिंद महासागर में जो है वो गर्म है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। जाम्बेजी नदी जो है वो पे कौन सा बांध बना है? तो वो करीबा बांध है। कांगो नदी पर इनगा बांध है। ब्लू नील नदी पर कौन सा बांध है? तो ये है सेन्नौर बांध। और नाइजर नदी पे कौन सा बांध है? तो ये कैंजी बांध है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा।
मिजोरम की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? सही जवाब हो जाएगा ए, 3 राज्यों से। कौन कौन से मिलता है? तो एक, मिजोरम को त्रिपुरा से, असम से एवं मणिपुर से मिलती है। मिजोरम को अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार तथा बांग्लादेश से मिलती है। और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का जो है वो 23वां राज्य बना था। भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना। वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों को। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों को मिला है। निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है, ये बताना है। तो होता है द हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, नीरजा चौधरी के, बिल्कुल सही। कारगिल इन द वर्ल्ड ऑफ ए ट्रेवलर, ऋषिराज को, सही है। मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, अभय के, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। वर्ष 2023 का साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ओलाव फॉस के। किसे प्रयोग किया गया मिला है? तो जॉन ओलाव फॉस को। और शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डेन को मिला है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया ने। और किसे हराकर? तो भारत को हराकर। अगला प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा? आंसर हो जाएगा ए, भारतीय विज्ञान संस्थान IIC बेंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। हामून का नामकरण ईरान ने किया था, बिपरजॉय को बांग्लादेश ने, और मोचा को किसने किया था? तो यमन ने किया था। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2027 ईस्वी तक। अब पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन जो है 2030 तक। और भारत में HIV एड्स को समाप्त करना है 2030 तक। टीबी मुक्त करना है 2025 तक। अब कुष्ठ रोग मुक्त करना है 2027 तक। टीबी यहाँ पे, अब कुष्ठ रोग जो है 2027 तक, और 2030 तक जो है वो एड्स है, और 2030 तक ही कौन सा है? वो है मलेरिया है। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विज्ञान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? किस एयरलाइन का विमान होगा यहाँ पे नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यति एयरलाइन। यति एयरलाइन की फ़्लाइट 691 15 जनवरी 2023 को काठमांडू से 27 मिनट की यात्रा के बाद नेपाल के पर्यटक शहर पोखरा में उतरने से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी 72 लोगों की मौत हो गई। हाल ही में अधनासिनी मुहाना संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में अवस्थित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है मैथ सेक्शन से कि रिंकू ने 1280 रुपया में एक वस्तु खरीदा और उसे 28% की हानि पर बेच दिया। अगर मान लिया कि 100 रुपया में खरीदता है, माइनस 28 रुपया की हानि में बेच देता है, तो कितना हो जाएगा? 72। अभी इस राशि को उन्होंने एक और वस्तु खरीदा इस राशि से और उसे 50% के लाभ से बेच दिया। एक और इस वस्तु से खरीदा और 50% के लाभ से, यानी 72 में खरीदा और 50% के लाभ से बेच दिया। कितना? ये हो जाएगा 108 रुपया में। उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो पहले 100 में था और बेचा फाइनली कितना? 108 में, यानी लाभ प्रतिशत बराबर जो हमारे पास कितना आया वो है 8%। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद इसे 360 रुपया में बेचा जाता है, 10% की छूट से। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? अंकित मूल्य निकालना होगा। तो 360 बटा 90 गुना 100, यानी 400 रुपया उसकी कीमत था और 10% छूट दिया, 360 रुपया में बेचा गया। अब 25% लाभ मतलब क्या हुआ? 1/4, यानी अंकित मूल्य अगर 5 है तो क्रय मूल्य कितना था? 4 होगा, तभी तो उसी पर बेचा है, तो उससे 25% का लाभ है। अब उससे हमें क्या करना है कि क्रय मूल्य अगर 4 है तो हमें क्या करना है? 400 लाना होगा। इसके लिए कितना से गुना करना होगा? 80 से गुना करना होगा अंकित मूल्य को। तो क्या हो जाएगा? ये 400 आ गया, तो इसे भी 80 से गुना करेंगे तो ये 320 हो गया। यानी 400 अंकित मूल्य है तो 320 जो है वो क्रय मूल्य है। तो वैकल्पिक विधि से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया? 320, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैकल्पिक विधि है कि क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 360 बटा 90 गुना 100 और गुना 100 बटा 125 का जो लाभ है, तो बराबर ये भी 320 दे के आएगा, ये भी 320, दोनों में आएगा। आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई तो प्राप्त संख्याएं बराबर है। छोटी संख्या क्या है? तो कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है? 520 है। तो हो जाएगा कितना? 96, क्योंकि 4% की कमी। 96 ए बराबर हो जाएगा 112 बी, दोनों बराबर है। ए बटा बी बराबर कितना है? 7/6। टोटल 7 और 6 13 होता है। 13 बराबर दिया हुआ है 520, तो 1 बराबर 40। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कितना है? 6, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 गुना 40, 6 6 24, 240। आंसर होगा ऑप्शन सी। 12 खिलाड़ियों वाली टीम की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कोच की आयु क्या हो जाएगा? तो कोच की आयु जो हमारे पास हो जाएगा 24 था प्लस कितना? 24 था कितना? 12 खिलाड़ियों का, उसमें से 13 खिलाड़ी जुटा लेकिन 2 साल बढ़ गया, यानी 26 साल बढ़ गया। तो कोच का उम्र 24 तो पहले हो जाएगा, अगर 24 रहता तो फिर सेम ही रहता, लेकिन 2 साल बढ़ गया तो 26 और जुट गया, तो हो जाएगा कितना? 50 वर्ष। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक चुना जाता है, स्वर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो वर्णमाला में स्वरों की संख्या 5 है, अक्षरों की कुल संख्या कितना है? 26 है, तो स्वर आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 5/26। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। संख्या 1 2 5 4 2 1 6 निम्नलिखित में किस संख्या से विभाज्य है? तो सभी विकल्पों को जांच करने के बाद केवल जो संख्या दिया हुआ है वो 8 से विभाजित होगा, यानी आखिरी के जो हम 3 अक्षर देख रहे हैं, अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए, तो ये विभाज्य है। आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? तो हो जाएगा डी। परीक्षा के कुल लड़कों में 35% हिंदी में फेल हुए हैं, 45% अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 20% दोनों में असफल रहे हैं। दोनों विषयों में उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कम से कम असफल लड़का बराबर होगा, अगर हम ये लिखते हैं ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा 35 + 45 - 20 यानी 60%। तो उत्तीर्ण लड़कों का प्रतिशत कितना है? 100 में से 60 घटा देंगे तो ये 40% आएगा। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। 309 भागा 3/2 का 25 + 35 - 12.3/4 का मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड मास से इसे सोल्व कर दीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4D होगा। अब अगर हल करिएगा तो इस तरह 309 भागा ये कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा, -51/4 हो जाएगा। तो फिर आगे और सोल्व कीजिएगा, 309 भागा 309/4 बराबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 81:25 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 81:25 है, तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या बराबर होगा √81/√25 यानी 9:5। आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि 17 के पावर क्यू प्लस 7 के पावर क्यू बटा 17 के स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर माइनस के बराबर 24 तो के का मान क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो उसी फॉर्म में अगर देखते हैं तो ए बराबर क्या है? 17 है, बी बराबर 7 है, तो के का मान बराबर क्या हो जाएगा? तो के अगर होगा तो ये ए बी है, तो 17 गुना 7 बराबर 119 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन 119 ए। एक बटुए में क्रमशः 2:5:3 के अनुपात में 1, 2 और 5 के सिक्के, यदि बटुए में कुल 54 है तो 5 के कितने सिक्के हैं? तो कह रहा है 1, 2 और 5 के कितना है? 2x, 5x, 3x। तो ये हो जाएगा 2x, 10x और ये 5 15x। टोटल कितना हो गया? 27x। 27x बराबर कितना हो जाएगा? 54। x बराबर कितना हो जाएगा? 2। 5 रुपये के सिक्के कितना है? 3x यानी 3 गुना 2 बराबर 6। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी जो है वो एक साझेदारी में इस प्रकार शामिल होते हैं कि निवेश का 5 गुना बी के निवेश से 7 गुना के बराबर है। यदि कुल लाभ 12,000 है तो इसमें ए का हिस्सा कितना है? प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि a गुना 5 बराबर b गुना 7, तो a बटा b बराबर कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। 7 5 कितना है? 12। 12 बराबर ये है 12,000 के बराबर कितना के? 12,000 के। तो 1 का बराबर कितना हो जाएगा? 1,000 का। तो 7 बराबर हो जाएगा 7,000 का।
तो आंसर हो जाएगा ए का हिस्सा कितना 7000, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 रुपये प्रति किलोग्राम और 38 रुपये प्रति किलोग्राम के चावलों की तीसरी किस्म के साथ 2:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 42 रुपये प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म के चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। तो माना कि तीसरी किस्म के चावल के प्रति किलोग्राम का मूल्य कितना है 100 रुपया, कितना है 100 रुपया है। तब क्या है 35 गुना 2 अब प्लस कितना है 38 गुना 1 अब प्लस x है, अब x गुना 2 हो जाएगा। अब बटा कितने मिला 5, ये इक्वल टू कितने हैं 42 के बराबर है 42 रुपये। तो इसे सोल्व कीजिएगा तो 108 गुना 2x बराबर 210 है, x बराबर हो जाएगा कितना 51 रुपया। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि आरती 10 घंटे में 85 पेज टाइप कर सकती है। आरती और बीना मिलकर 40 घंटे में 500 पेज टाइप कर सकती है। बीना 40 पेज टाइप करने में कितना समय लगती है। तो आरती जो है वो 40 घंटे में कितने पेज टाइप करेगी, तो 85 गुना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा, 340 पेज टाइप करेगी। बचा पेज कितना जो कि बिना करेगी, तो 500 माइनस 340 कर दीजिए, आ जाएगा 160। तो 160 पेज जो है वो कितने घंटों में करती है, तो 40 घंटों में। तो एक पेज 40/160, तो 40 पेज कितने करें, तो 40/160 गुना 40, तो ये हो जाएगा कितना 4 मरतबे में, ये 10। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए 10 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है 3 पाइप डी, ई और एफ एक टैंक को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो यहाँ पर अगर है डी है, ई है, एफ है, ये 6 मिनट में, ये 8 मिनट में और ये 12 मिनट में। अगर इन सब के एलसीएम लेंगे तो 24 होगा। इसकी क्षमता जो होगा वो 4 हो जाएगा, इसकी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माना कि टंकी x मिनट में भर जाएगी, तो 6 गुना 4 बराबर हो जाएगा 7 गुना x माइनस 3 प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि वो 3 मिनट पहले बंद भी तो कर दिया जाता है। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो 24 बराबर 7x माइनस 21 प्लस 2x, 45 बराबर 9x, x बराबर जो होगा वो हमारे पास 5 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 तक। टंकी के भरने में समय लगेगा 5 मिनट। 2 कस्बों के बीच की दूरी 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल 25% बढ़ा दी जाए तो कितने समय की बचत होगी। दूरी जो है वो 72 गुना 7.1/2 होगा, यानी 540 किलोमीटर होगा। अंतिम गति क्या है 72 गुना 5/4 से कर देते हैं मीटर, 4 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 90 किलोमीटर पर आवर। कितना 25% से बढ़ा देने पर। तो समय की बचत होता है 7.1/2 आवर लगा। अब लगेगा कितना 540 किलोमीटर था, जिसको 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो हो जाएगा 7.1/2 माइनस 6 बराबर 1.1/2 आवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 घंटा की बचत होगी। एक नाव की धारा की दिशा 9 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस लौटने में कुल 2 घंटे का समय लेती है। यह देखते हुए कि धारा की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है, शांत जल में नाव की गति क्या होगा। तो माना कि शांत जल में नाव की गति जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब कर रहा है 9/x प्लस 6 प्लस 9/x माइनस 6 बराबर कितना 2। अब x का मान 12 रखने पर, x का मान जो है वो 12 रखने पर क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 9/18 प्लस 9/6 बराबर 2, यानी 36/18 बराबर 2, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो शांत जल में नाव की जो होगा वो होगा डी 12 किलोमीटर पर आवर। 5250 रुपये की एक राशि 11% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 9870 रुपया हो जाएगा। तो ब्याज बराबर हमारे पास क्या होता है, तो वो होता है मिश्र धन माइनस क्या होता है मूलधन होता है। यानी मिश्र धन 9870 है और मूलधन 5250 है। तो ब्याज हो जाएगा कितना 4620। और 4620 ब्याज बराबर होता है मूलधन 5250 गुना दर कितना है, तो 11% और समय टी अब बटा 100 करेंगे तो टी का मान आ जाएगा कितना 8 वर्ष। कितना हो जाएगा 8 वर्ष। आंसर हो जाएगा ए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक की दर से 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है। तो 3 गुना कब हो जाता है, 3 गुना जो हो जाता है वो
10 वर्षों में हो जाता है। तो 3 के पावर 4 यानी कितना कह रहा है, 81 गुना। 3 के पावर 4 81 हो जाएगा कितना, 10 गुना 4 यानी 40 वर्ष में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 परिणामों का औसत 52 है। यदि 8 परिणामों का औसत 56 है तो अंतिम 8 परिणामों का औसत 55 है। तो 8वें परिणाम का जो है परिणाम का मान क्या हो जाएगा। तो 15 परिणामों का मान का योग जो होगा, योग कितना हो जाएगा, 15 गुना 52 बराबर 780। और पहले 8 का योग हो जाएगा 8 गुना 56 बराबर 448। और अंतिम 8 का हो जाएगा 8 गुना 55 बराबर 440। तो 8वीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 8वीं हमारे पास जो संख्या आएगा वो 448 प्लस 440 में से घटा देंगे 780 तो आ जाएगा कितना, 108। यही हमारा आंसर होगा। यदि 7 अंकों की संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अब अंकों का 9 से विभाज्य होने के लिए हमको क्या करना होगा, तो 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस x प्लस 4 प्लस 7 प्लस 5 बराबर कितना होगा, 36 प्लस x। अब x या तो 0 रहे या x 9, यानी जोड़कर जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, अंकों को 9 से विभाज्य। तो हमारे पास x का मान 0 अगर यहाँ दिया हुआ है तो हो जा रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 60, 84 और 96 से विभाजित करने पर क्रमशः 28, 52 और 64 शेष बचता हो। तो यहाँ पर क्या करना है कि 60 में से घटा देना है कितना, तो यहाँ पर से 28 शेष बच रहा है तो ये घटा देंगे तो 32 आएगा। 84 में से 52 घटाते तो भी 32 आ रहा है। 96 में से 64 घटा रहे हैं तो भी 32 आ रहा है। तो जो अभिष्ट संख्या आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम जो हमें लेंगे किसका, 60, 84 किसका है, 60, 84 और 96 का है एलसीएम, उसमें से 32 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 3360 माइनस 32 कर देंगे तो आ जाएगा 3328। यही हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 3328। टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा करते हैं। टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर मान लिया कि ये टीम है और ये जोया है, इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 1 है। प्रश्न में कह रहा है 75 गुना 4 बराबर 3 गुना टी, तो टी बराबर होगा 100 दिन में। कितने दिन में, 100 दिन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहिए की परिधि बराबर जो हो जाएगा वो 44,000 मीटर बटा 500 चक्कर लगाता है यानी 88 मीटर। तो 2 पाई आर बराबर 88 दिया हुआ है। आर बराबर हो जाएगा 88 गुना 7 बटा 2 गुना 22 बराबर 14 मीटर। आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वो ए आ रहा है। नेक्स्ट है सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। तो मान लिया कि 25% है तो ये कितना हो गया, 1/4। तो क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य की बात करते हैं तो ये हो गया क्रय मूल्य 4 और अंकित मूल्य 5 है। अब बिना लाभ और बिना हानि के लिए बेचा जाए यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो आवश्यक परसेंटेज बराबर जो होगा 5 - 4/5 गुना 100 कर दीजिए, आ जाएगा 20%। 20% तो आंसर हो जाएगा कितने कम पे, तो 20% पे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में दूसरा आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सबसे पहला तो आएगा कंप्लेंट आएगा और दूसरा कौन आएगा, कंप्लीमेंट आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है कि एल एम से 3 बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है, एम एन से 6 वर्ष छोटा है, एन ओ से 4 वर्ष बड़ा है और ओ पी से 7 वर्ष छोटा है, सबसे बड़ा कौन है। अगर प्रश्नानुसार व्यवस्थित करते हैं तो पी बड़ा है हो जाएगा एन से, बड़ा होगा एल होगा, बड़ा होगा ओ और बड़ा होगा एम, अतः सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पी। निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, स्टिग्मा। दिए गए शब्द में स्टिग्मा नहीं बनाया जाता क्योंकि शब्द जो अक्षर एम नहीं है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो देखते हैं क्या ये सीरीज है। अगर 5 यहाँ पर लिखते हैं तो दूसरा लिखना होगा 2 गुना 5 के स्क्वायर यानी 25 और 2 50।
उसी तरह 12 लिखते हैं तो ये लिखना होगा 12 के स्क्वायर गुना 2 यानी 144 गुना 2 बराबर 288। इसमें देखते हैं तो 6 होगा और 6 के स्क्वायर गुना 2, 6 के स्क्वायर 36 गुना 2 72। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से। यहाँ पर PLMO है और नीचे है PNMQ है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ से P से Q गया +1 किया गया है, L से M गया है ये भी +1, M से N गया है +1 और O से P गया ये भी +1, यानी तिरछे करके ये क्या किया गया है +1 लिखा गया है। उसी तरह अगर हम लिखें UDMS तो यहाँ से U जाएगा तब V होगा, D से E होगा +1 करने पर, M से N होगा और S से क्या होगा T होगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा D। नेक्स्ट प्रश्न है वृत्तचाप पौधा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तना। नेक्स्ट प्रश्न दिए गए विकल्पों में 3 समान है, एक भिन्न है, असंगत विकल्प को छांटे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोण। एक कोण को छोड़कर अन्य सभी विकल्प जो है वो मान की इकाई है। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे, एक भिन्न है जो अलग को चुने। तो यहाँ पर लॉजिक जो बन रहा है वो अगर ये 15 है इसका स्क्वायर होना चाहिए 225 तो ये सही है, 17 के 289 सही है, 18 के 322 नहीं होता है 324 होता है, तो असंगत जो हमारे पास हो जाएगा वो सी मिल जा रहा है। किसी भाषा में 21 68 3 को इतना लिख सकते हैं, 15 65 4 को इतना लिख सकते हैं, उसी भाषा में 15 236 को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अक्षर का प्रत्येक स्थानीय मान कूट के रूप में दिया गया है, तो अगर हम उसी प्रकार 15 236 को लिखेंगे तो OBCF हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो बी हो जाएगा। प्रश्न एक निश्चित कूट भाषा में काउ को JRF लिखा जाता है, डॉ को JRG लिखा जाता है, उसी तरह रेड को क्या लिखा जाएगा। तो C +3 करेंगे तो ये F आएगा, O +3 करते हैं तो R होगा और W +3 करते हैं तो Z होगा। ये लिखा गया है किस तरह, तो ZRF यानी उलट दिया गया है। उसी तरह DOG को देखते हैं तो D +3 जो होगा G होगा, O +3 जो होगा वो R होगा और J +3 जो होगा वो J होगा। तो जब हम इसे देखते हैं तो राइट को क्या होगा, R प्लस जो 3 हो जाएगा वो U हो जाएगा, A +3 जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा D हो जाएगा और T +3 जो होगा वो W हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा WDU आंसर C हो जाएगा। यदि हनी को 72, जैगरी को 80 के रूप में कोडित किया जाता है तो शुगर को कैसे कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अक्षर के संख्यात्मक स्थिति का योग शब्द के अक्षरों की संख्या है, जैसे H के 8, O के 15, N के 14, E के 5 और Y के 25, यानी टोटल हो जाएगा 67। और टोटल अक्षर कितना है हनी में 5 है, तो 67 + 5 72 करेंगे। उसी तरह अगर शुगर को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास जो होगा वो कितना होगा, S का हो जाएगा 19, U का 21, G का 7, A का 1 प्लस R का 18, जोड़कर कितना हो जाएगा 66। शुगर में 5 लेटर है तो 5 हो जाएगा 71। आंसर हो जाएगा बी। प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पर देखिए कि 45 से 47 गया है +2 है और 47 से 53 +6 है, 53 से 65 गया है +12 है और 65 से 85 गया है +20 है। और अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 6 गया 4 गया, 6 से 12 6, फिर 12 से 20 8 और अब कितना बढ़ोतरी होगा 10, तो 10 + 20 हो जाएगा यानी 30 की बढ़ोतरी होगा। तो 85 या +30 कितना हो जाएगा 115। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्नवाचक को बदल सकता है कौन सा, तो यहाँ पर लॉजिक देखिए कि J से हमारे पास U से Z गया है +5 है, K से P गया +5 है और S से X गया है +5, Z से +5 करेंगे तो E हो जाएगा, यानी +5 +5 +5 का नियम प्रयोग किया रहा है। तो J से +5 करेंगे तो हमारे पास 0 होगा, Z +5 जो E होगा और H +5 जो होगा हमारे पास M होगा। आंसर होगा OEMD हो जाएगा। क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, तो सही जवाब जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। 2 मानक घनों में सामने वाले फलकों पर 7 और 3 लिखा है, इनके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग कितना होगा। एक मानक घन में विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग जो होता है वो 7 के बराबर होता है। अगर 4 के विपरीत फलक पे होगा तो 7 - 4 = 3 होगा और 3 के विपरीत फलक पे संख्या होगा तो 7 - 3 4 होगा। तो विपरीत फलकों पर लिखी संख्याओं का योग जो होगा 4 + 3 7 होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा।
राजा जो है पूरब की ओर 90 मीटर चलता है। राजा जो है वो पूरब की ओर 90 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और 30 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ के कितना चलता है? 30 मीटर चलता है। ये 20 हो गया, ये 30 हो गया और ये तो 90 था ही। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ के कहाँ चलता है? तो वो 100 मीटर चलता है। अपने आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? तो ये हो जाएगा 80 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये मिल जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये 60 मीटर, क्योंकि पूरा 90 है और 30 तो ये नीचे वाला है, तो ये 60 हो गया, ये 80 हो गया। तो हमारे पास जो ये आएगा वो कितना आ जाएगा? तो √80 के स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर हो जाएगा 100 मीटर। कितने हो जाएगा? 100 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 मीटर। दी गई संख्याओं को युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं निष्पादित करके प्राप्त की जाती है। आइए देखते हैं कि वह विषम संख्या का युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली संख्या का जो घन होगा और उसके बाद होगा पहली संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो जा रहा है दूसरी, यानी 4 के अगर हम क्या करते हैं? क्यू करते हैं, तो 4 × 16 16 64 प्लस 4 अगर क्या हो रहा है? ये 68 मिल रहा है। इसको करते हैं 3 के क्यू, 3 × 9 = 27 प्लस 3 करते हैं तो आ जा रहा है 30। ये भी करेंगे तो 222 आ जाएगा। 7 से करेंगे तो ये भी 350 आ जाएगा, लेकिन 4 वाला में 68 मिल रहा है, 70 नहीं, तो विषम जो हमारे पास है वो ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। कुछ जो है वो पेन जो है वो क्या है? तो वो बॉक्स है। कुछ ये अगर हमें बॉक्स है और ये पेन है। अब कह रहा कि कोई भी बॉक्स जो है वो पंखा नहीं है और कुछ पेन जो है वो पंखे है, यानी कुछ पेन जो है वो पंखे, यहाँ पर हो जाएगा पंखा, और इन दोनों के बीच में संबंध कुछ भी नहीं है। निष्कर्ष, कोई पेन पंखा नहीं है, गलत है। कोई बॉक्स पेन नहीं है, गलत है। कुछ पंखे पेन है, सही है। कुछ बॉक्स पेन है, सही है। आंसर हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष 3rd और 4th अनुसरण कर रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में स्टार को इतना, गिफ्ट को इतना और डॉल को कैसे लिखा जाएगा? एस का जो हमारे पास होता है वो 19 होता है, टी का होता है 20, ए का होता है 1, आर का होता है 18। यहाँ पे लिखा गया है 18 को क्या है? 81 लिखा गया है, 1 को 1 लिखा गया है, 20 को 02 लिखा गया और 19 को 91 लिखा गया है, यानी 91 लिखा गया। इस तरह का क्रम लिखा गया है। स्थिति के मानों को उल्टे क्रम में लिखा गया है। उसी अगर हम स्टार डॉल को देखते हैं, DOLL, इसका 4 होगा, इसका 15 होगा, इसका 12 होगा, इसका 12 होगा। इसे लिखेंगे 2-1, इसे भी लिखेंगे 2-1, इसे लिखेंगे 5-1 और इसे लिखेंगे 4। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कथन एवं निष्कर्ष के हैं। कुछ चम्मच काले हैं। अगर मान लिया कि ये चम्मच है तो कुछ चम्मच जो है वो क्या है? काले हैं। उसके बाद कह रहा है कि सभी काले जो है वो कौवे हैं। सभी काले जो है वे कौवे हैं। उसके बाद हमारे पास है कोई कौवा जो है वो प्लेट नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लेट हो जाएगा। तो ये अगर ग्रीन देखते हैं तो ये चम्मच है, ये काले है और ये बीच वाला जो है ये कौवे है। तो निष्कर्ष है कुछ काले चम्मच है, बिल्कुल सही। सभी कौवे काले हैं, गलत है। कोई प्लेट कौवा नहीं है, सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पष्ट का संबंध खुले से उसी प्रकार जैसे गोपनीय का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा डी, गुप्त है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगी? 325 से माइनस करेंगे 54, 271, इससे 226 करेंगे तो -45 और उससे -36 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 190। कितना हो जाएगा? 190। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है। बाद में अगर 190 से -27 करेंगे तो 163, 27 से 18 मैंने करेंगे 163 में -18 तो 145, 145 से -9 करेंगे तो हो जाएगा 136, यानी 9 के गुणनफल से यह किया गया है। 9 क्रमागत घटते गुणज को घटाया गया है। दिखाई देगा कौन अंग्रेजी शब्दकोश में किस तरह? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। पहले लैम्बस्ट, फिर होगा कौन सा? तो वो होगा, उसके बाद होगा जो हमारा वो है लैंग्विज, उसके बाद कौन सा है? लाफ्टर, उसके बाद जो होगा लिगेसी, उसके बाद लाइटन, उसके बाद लाइटली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कपिल रजत का भतीजा है। कपिल जो है यहाँ पर देखते हैं, कपिल जो है वो किसके भतीजा है?
तो ये कह रहा है कपिल जो है रजत का भतीजा है, रजत का भतीजा है। निशा रजत की माता है, निशा जो हमारे पास है वो क्या है, रजत के माता है। तो पिता भी तो कोई होंगे, इन दोनों पति पत्नी हो सकते हैं। रजत के माता है। रमेश के 2 बच्चे हैं, यानी ये हो जाएगा रमेश, रमेश जो हो रहा है पिता हो जाएगा। इसके 2 बच्चे हैं, कौन कौन है, एक तो रजत है, उसके बाद ये हो जाएगा नीलेश, यानी ये दोनों जो है वो भाई है। और नीलेश के बेटा जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो कपिल हो जाएगा। तो नीलेश कपिल से किस प्रकार संबंध है, आंसर हो जाएगा ए, पिता का। यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2019 कौन था, शनिवार, क्या होगा, शनिवार। तो 26 जनवरी 2020 क्या होगा, तो रविवार होगा। 26 जनवरी 2021 क्या होगा, मंगलवार होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2020 लीप ईयर हो गया, उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। और 26 जनवरी 2022 जो होगा वो क्या होगा, बुधवार होगा, बुधवार। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, तो 26 जनवरी को हो जाएगा बुधवार। 30 जनवरी को पूछ रहा है तो 4 दिन और जो है के बाद होगा वो रविवार हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन सी, बुधवार और प्लस 4 दिन और, तो वो होगा रविवार, सी। यदि पी का अर्थ गुना है, क्यू का अर्थ भागा है, आर का अर्थ प्लस है और एस का अर्थ माइनस है, तब निम्नलिखित समीकरण के स्थान पर क्या आएगा। जब इसे रखेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। बोर्ड मास से है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेगी, तो आइए देखते हैं। 6 + 6 12, अब 12 + 8 20 हो जाएगा। और 20 प्लस जो है 10 गया है 30 है। अब 30 + 12 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32। 30 + 12 सॉरी 32 42 हो जाएगा, वो ए आंसर आ जाएगा। दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा वो देखिए। तो प्रत्येक कॉलम में जो है कि अगर ए बी a² - b² किया गया है, जैसे 9 के स्क्वायर - 6 के स्क्वायर, यानी 81 - 36 बराबर क्या है 45। इन दोनों के स्क्वायर माइनस किया गया है। 88 64 - 3 अगर 9 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो जैसे 12 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर करते हैं 144 - 64 तो 80 आ जा रहा है। तो उसी तरह 8 के स्क्वायर - 3 के स्क्वायर 64 - 9 बराबर 55। आंसर होगा ऑप्शन सी। 129 की बात करते हैं तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या जोड़ देते हैं, यानी 11 + 7 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 7 × 18। 18 के स्क्वायर करेंगे तो 324 है। 9 + 8 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो 9 + 8 हो गया 17। 17 के स्क्वायर करेंगे 289। 11 और कौन होगा, 11 + 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। 21 के स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा। आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन डी, 11 दिया हुआ है, एक 10 कमी है, डी हो जाएगा। 6 वैज्ञानिक है R, L, T, S और N और P उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। तो कह रहा है कि N R के तुरंत दाएं को खड़ा है। N जो है वो क्या है, R के तुरंत दाएं खड़ा है। S P के दाएं के दूसरे स्थान पे है। S जो है अगर यहाँ पर S होगा तो P के दाएं से दूसरे स्थान पे है। T और N के बीच 2 वैज्ञानिक खड़ा हुआ है। T और N के बीच जो है वो 2 वैज्ञानिक खड़ा हुआ है। उसके बाद है कह रहा है कि S L के बाईं ओर है और L के स्थान पे के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो L हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। L अंत में से 1 पर है। शाम 4 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसकी बाईं ओर गिर रही। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर दिशा में। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, भागा तथा गुना को। विशिष्ट कोड भाषा में सफ़ेद को लकड़ी, लकड़ी को पीला, पीला को पत्थर, पत्थर को गाड़ी तथा गाड़ी को समुद्र लिखा जाता है। हम क्या चलाते हैं, तो हम लोग तो चलाते हैं गाड़ी। गाड़ी को क्या लिखा जाता है, तो वो हो जाएगा समुद्र। आंसर हो जाएगा डी। एक निश्चित कोड भाषा का प्रयोग किया गया है, उसमें रोड का कोड क्या होगा ये बताना होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 हो जाएगा। कथन, शहर में विगत कुछ वर्षों में विद्युत की मांग तीव्र गति से बढ़ गई है। कार्रवाइयाँ, सरकार को प्रति यूनिट दर बढ़ा देनी चाहिए। शहर के वैसे क्षेत्र जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ पावर कटिंग की जानी चाहिए। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ना तो एक कार्रवाई सही है और ना ही 2 अनुसरण करता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा।
तो बाएं जो होगा 15वां और उसके बाद बाएं 5वां, यानी बाएं माइनस बाएं 15 माइनस 5 जो होगा हमारे पास वो 10, और 10 जो आता है वो किसका, जे का आता है। शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों को अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। तो अगर इससे लिखेंगे तो SCHEME स्कीम लिख सकते हैं, यानी 6 1 2 4 5 3। आंसर होगा ऑप्शन बी। राजू ऊपर से 10वें स्थान पे है। अगर राजू को देखा जाए ऊपर से 10वें स्थान पे है, और रवि जो है नीचे से 21वें स्थान पे है। अब उनके बीच 3 छात्र है, कितना है, 3 छात्र है। कक्षा में कुल कितने छात्र है, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 10 + 21 + 3 बराबर 34 छात्र। आंसर होगा डी। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 + 3 7 होगा, 7 दूनो 1 10, और 10 × 3 किया 30 कर दिया गया है। 5 4 9 3 12 कितना हो जाएगा, 14 चौथिया 42 है। 6 5 11 11 4 15 16 17 18, 18 × 3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 54। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है मैट्रिक्स का टोल्ड शब्द के सेट अगर पहचानना हो तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो 141 नंबर फिगर वाला है, इसका बी आंसर होगा। 142 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आप खुद से बना लीजिएगा, यहाँ सिर्फ आंसर बता दिया जा रहा है फिगर वाला के लिए। 143 का डी होगा। 144 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र स्नातक राजनीतिक को दर्शाते हैं लेकिन सांसद को नहीं दर्शाते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कौन आ रहा है, ए आ रहा है, बी और सी। बी और हमारे पास कौन है, वो सी जो है वो दर्शा रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। 145 की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा बी 4 नंबर। 146 का कितना हो जाएगा, तो 146 के डी हो जाएगा। 147 की अगर बात करें तो ये भी डी होगा। 148 नंबर प्रश्न के आंसर क्या हो जाएगा, तो 148 नंबर के बी होगा। स्क्वायर की संख्या ज्ञात कीजिए, स्क्वायर्स की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 149 के वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16। स्क्वायर्स नहीं हो, यहाँ पे ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल की संख्या कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और 150 का जो है वो आंसर हो जाएगा ए। ये था एडिटोरिया बुक में दिया हुआ बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।